नमस्कार किसान भाइयों, धान की पैदावार डिपेंड करती है एक सही फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आप धान के अंदर सही पोषक तत्वों के टाइम के ऊपर, जब उस फसल को जिस पोषक तत्व की आवश्यकता है उसको उस टाइम के ऊपर दे देते हो तो आपको आगे चलकर बढ़िया उत्पादन देखने को मिलता है। अगर आप फसल के अंदर किसी भी तरह के किसी भी पोषक तत्व की आप कमी छोड़ देते हो, चाहे वो धान की बुआई का टाइम हो या धान की बुआई से लगभग आगे आने वाले 10 से 20 दिन हो, उस टाइम के ऊपर आप किसी भी तरह के कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट या फिर आप प्राइमरी या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की कोई भी कमी कर देते हो तो निश्चित तौर पर आगे चलकर आपके धान का जो उत्पादन है वो कम होकर ही रहता है। और अब की बार अगर अपन बात करें तो सन 2026 का जो ये साल है, धान की जो पैदावार है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली है। एक तरफ तो जहां हमारे मौसम वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि अब की बार अल नीनो की वजह से बहुत कम बारिशें होंगी, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे डीएपी जैसे खाद उर्वरकों की हमारे देश के अंदर शॉर्टेज हो चुकी है। तो भैया अभी से आप कमर कस लीजिए। अक्सर हमारे देश के 90% किसान है ना, उनको नहीं पता होता है कि धान फसल के अंदर किस टाइम पर कौन सा खाद और कितनी मात्रा में कैसे देना है हमें। वो शुरुआत में कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है जिनका खामियाजा उनको आखिरी टाइम के ऊपर भुगतना पड़ता है, और बाद में फिर वो देखता है जब उसकी फसल पककर तैयार हो जाती है या वो हार्वेस्टिंग कर रहा होता है, थ्रेसिंग कर रहा होता है ना, तब उसके दिमाग में आती है अब की बार तूने ऐसी आखिर क्या गलती कर दी कि तेरे खेत के अंदर जो उत्पादन वो कम निकला और मेरे पड़ोसी के खेत के अंदर उत्पादन अच्छा निकला। तो भाइयों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा धान फसल के अंदर सही टाइम के ऊपर सही फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हमें किस तरह से करना चाहिए, या फिर धान फसल के अंदर किन खादों का किस टाइम के ऊपर कितनी मात्रा में किस तरह से उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारी फसल के अंदर ज्यादा से ज्यादा टेलर्स निकल सके, आगे चलकर हमारी फसल बीमारी से बच सके, उसके अंदर बोनापन वाली प्रॉब्लम ना दिखाई दे और उसका ओवरऑल उत्पादन है वो ज्यादा से ज्यादा निकल सके। और विशेषकर अब की बार अगर अपन बात करें सन 2026 में, तो धान फसल के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बता रहा हूं ये चीज है, जब हम धान की इस टाइम के ऊपर ट्रांसप्लांटिंग करने जा रहे हैं तो हमें इस टाइम के ऊपर विशेषकर किन खादों की आवश्यकता पड़ेगी, और डीएपी जैसे खाद अगर हमें नहीं मिल रहे हैं तो उसका विकल्प क्या है, डीएपी की पूर्ति हम किस तरह से कर पाएं। तो भैया वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। धान फसल के अंदर ये वीडियो एक मील का पत्थर साबित होगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हो देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही वीडियो को लाइक भी करो और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करो। तो चलिए दोस्तों, अब अपन बात कर लेते हैं धान फसल के अंदर किन खादों का किस टाइम के ऊपर हमें उपयोग करना चाहिए। उससे पहले जो आपने धान की नर्सरी अपने खेत के अंदर तैयार कर रखी है ना, उसके ऊपर मैं आप लोगों को 1 मिनट में एक जानकारी दे रहा हूं। तो भैया धान की जो नर्सरी आपकी तैयार हो रही है, एक तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि हमारी ये नर्सरी पकड़ी नहीं चाहिए। आपकी जो नर्सरी है ना 20 से 25 दिन के अंदर तैयार हो जानी चाहिए, और तैयार ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल लस ग्रीन हो, उसके अंदर पीलापन नहीं हो। उसके लिए आपको एक स्प्रे करनी है धान की नर्सरी उखाड़ने से 2 दिन पहले। स्प्रे के अंदर क्या लेना है आपको, एक तो इसके अंदर आपको लेना है सुंडी वाली कोई स्प्रे, जैसे कि एमामेक्टिन बेंजोएट आता है या फिर परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन आता है। दूसरा, इसी के अंदर आपको कुछ मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, बाजार के अंदर बहुत अच्छे मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। स्प्रे के अंदर आप इंसेक्टिसाइड भी ले सकते हो और साथ ही जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो भी आप लेके एक स्प्रे कर दीजिए, ताकि हमारी नर्सरी है ना उसके अंदर बीमारियां भी ना आए। क्योंकि इस टाइम के ऊपर अक्सर अपन देख रहे होते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता है धान के पौधे की जो गोब होती है ना उसके अंदर सुंडी जन्म ले लेती है और उस सुंडी को हम उखाड़ के दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। या धान के पौधों के अंदर पीलापन या फिर किसी भी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, उसको लेकर जब हम अपने खेत के अंदर चले जाते हैं, दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो हमारी फसल लगभग 7, 8, 10 दिन के अंदर तो जाके उसकी जड़ें चल रही होती है। तब तक वो फसल है ना वो किसी न किसी तरीके से ज्यादा बीमारी से ग्रस्त हो जाती है। तो ये काम आपको इस टाइम के ऊपर कर लेना। फिर बात आती है भैया जिन खेतों के अंदर हमें धान की बुआई करनी है ना, उनके अंदर हमें कौन सा खाद किस टाइम के ऊपर किस तरह से डालना है, और विशेषकर बेसल डोज के अंदर हमें कौन कौन खाद किस तरह से डालने हैं। उससे पहले आपको जिस खेत के अंदर आप बुआई करने जा रहे हैं उसके अंदर आपको गहरी जुताई कर देनी है। अब गहरी जुताई करने से क्या फायदा मिलेगा, या तो आप सब सोइलर निकलवाइए अपने खेत के अंदर। सब सोइलर से क्या होगा, आपके खेत के अंदर जो एक सीमेंट नुमा एक परत बन चुकी है, अक्सर हम जो डीएपी खाद डाल रहे होते हैं या फिर कोई भी फॉस्फोरिक खाद डाल रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स होते चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे खेतों के अंदर जो रोटावेटर चल रहा होता है, फिर हम पडलिंग कर रहे होते हैं ना, तो उससे धान वाले जो खेत है ना उनके अंदर एक इतनी ज्यादा सख्त परत बन चुकी होती है, एक लेयर बन चुकी होती है कि वो टूटती नहीं है। और हम जैसे धान की बुआई कर रहे होते हैं तो धान के पौधे की जो जड़ें है ना एक सीमित दायरे तक ही फैल पाती है, वो नीचे तक नहीं जा पाती है, और ना ही हमारी जमीन के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छे से बन पाती है। फिर बात आती है भैया खाद उर्वरक की, बेसल डोज के अंदर हमें किन खादों को लेना है। तो देखिए बेसल डोज के अंदर जो पहला फर्स्ट प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है ना वो होता है फास्फोरस। अब फास्फोरस की पूर्ति के लिए भैया हमारे पास अलग अलग तरह के कई विकल्प होते हैं। वैसे अब की बार हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर मारामारी किसी चीज की है तो वो डीएपी के लिए। किसान इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा परेशान है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो भैया डीएपी खाद अगर आपको मिल रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आप डीएपी खाद रखिए। अब डीएपी खाद अपन को कितना लेना है, लगभग 1 एकड़ जमीन के अंदर आपको पूरा 1 बैग डीएपी का जरूर ले लेना है। दूसरी तरफ जिन किसान भाइयों को जिस एरिया के अंदर डीएपी खाद की इस टाइम के ऊपर शॉर्टेज या उनको मिल ही नहीं पा रहा है, उनके लिए दूसरा विकल्प क्या है, तो उनके लिए भैया दूसरा विकल्प है टीएसपी यानी ट्रिपल सुपर फास्फेट। इसकी भी आप पूरा 1 बैग 1 एकड़ जमीन के अंदर आप ले सकते हो। अगर आपको ये आराम से मिल रहा है तो आप इसको भी ले सकते हो। इसके अंदर भी जो फास्फोरस है वो 46% होता है, इसकी पूर्ति हो सकती है। इसके अंदर अपन यूरिया वगैरह मिलाकर और डीएपी इसको बना सकते हैं। तीसरा विकल्प भैया सिंगल सुपर फास्फेट। अगर आपको डीएपी भी नहीं मिल रहा है, टीएसपी भी नहीं मिल रहा है और सिंगल सुपर फास्फेट है वो आपको मिल रहा है, तो अच्छी क्वालिटी का सिंगल सुपर फास्फेट आप लगभग 1 बैग, 1.5 बैग या 2 बैग
पर एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा आप रख सकते हो। लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता वाला या अच्छी कंपनी जो ट्रस्टेबल कंपनी है उसी का आपको लेना है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर हमने देखा है सबसे ज्यादा धोखाधड़ी अगर किसी खाद में इस टाइम पर हो रही है तो इसी में हो रही है। तीसरा विकल्प और बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपके एरिया के अंदर डीएपी भी नहीं मिल रहा है आपको, टीएसपी भी नहीं मिल रहा है आपको, सिंगल सुपर फास्फेट भी नहीं मिल रहा है आपको, तो आप कोशिश कीजिए पीएसबी, फॉस्फेट सोल्युबलाइजेशन बैक्टीरिया, ये आती है लगभग 200 से 250 रुपए के लीटर आता है, उसको आप लीजिए और देसी खाद के अंदर आप मिला के लगभग 50 से 60 किलो खाद के अंदर इसको मिला के लास्ट टाइम के ऊपर जब आप खेत की लास्ट जुताई कर रहे हो या फिर खेत के अंदर आप जब पर्लिंग कर रहे हो उस टाइम के ऊपर आप डाल सकते हो। ये तो भैया फास्फोरस की पूर्ति के लिए 3-4 विकल्प मैंने आप लोगों से बता दिए। अब बात आती है भैया दूसरा खाद जो हमें बेसल डोज के अंदर देना है, वो है दूसरा खाद भाई पोटास। अब पोटास की लगभग आपको 30 किलो से लेके एक पूरा बैग 1 एकड़ जमीन के अंदर जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है ना, तो कृपया सावधानी से आपको एक अच्छी कंपनी का ओरिजिनल म्यूरेट ऑफ पोटास लेकर अपने खेत के अंदर डालना है। ये आप 30 किलो से लेके एक बैग पूरा बेसल डोज के अंदर जो आप डीएपी, टीएसपी या सिंगल सुपर फास्फेट की खाद में आपको मिल गया तो इनके अंदर मिला के आपको डालना है। अब बात आती है भैया नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हमें यूरिया कितना लेना है, तो अगर आपको डीएपी खाद मिल रहा है तो डीएपी के अंदर लगभग 18% नाइट्रोजन तो आपको मिल गया, उसके अंदर आप लगभग 10-15 किलो यूरिया भी मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डीएपी नहीं मिल रहा है, आप टीएसपी के साथ जा रहे हो तो टीएसपी के अंदर आप लगभग 1 एकड़ जमीन में 30 किलो यूरिया मिला लीजिए। अगर आपको टीएसपी भी नहीं मिला है, सिंगल सुपर फास्फेट आप डाल रहे हो तो उसके साथ भी आपको लगभग 30 से 35 किलो यूरिया मिला लेना है। और आपको ये सब चीजें मिला के बेसल डोज के अंदर आपको खेत की आखिरी जुताई के टाइम के ऊपर या आखिरी जब आप पडलिंग कर रहे हो, पानी भरे हुए खेत के अंदर पाटा लगाने से पहले आप इन खादों को डाल दीजिए, ऊपर से आप पाटा लगा दीजिए। फिर आप धान की नर्सरी को उखाड़िए। नर्सरी उखाड़ने के बाद आपको निहायत ही जरूर अब की बार रूट ट्रीटमेंट कर लेना है। देखिए पिछले साल हमने देखा था कि धान फसल के अंदर जो बोने पौधे वाली प्रॉब्लम है ना, बहुत ज्यादा देखी गई थी। और अब की बार तो वैसे ही भैया ना तो बरसातें ज्यादा है अब की बार, ना ही खाद उर्वरक किसानों को ज्यादा इस टाइम के ऊपर मिल पा रहा है, तो ये हो सकता है अब की बार आगे चलकर दिखाई दे। तो उसकी रोकथाम के लिए हमें इस टाइम के ऊपर रूट ट्रीटमेंट कर लेना है। रूट ट्रीटमेंट मतलब जो भी आप नर्सरी उखाड़ोगे उनकी जड़ों को ट्रीटमेंट करके तब अपने दूसरे खेतों के अंदर लगाना है। इसके अंदर आप 2 तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। एक तो आप इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, 3 चीजें मिल रही है, एजोक्स्ट्रोबिन के साथ थाइफेनेट मिथाइल और थाइमेथोक्सोम का कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो आप ले सकते हो। दूसरी तरफ अगर आपको कोई भी फास्फोरिक खाद नहीं मिला और पीएसबी जो मैंने अभी आप लोगों से बताया था 1 लीटर देसी खाद के अंदर मिलाने के लिए, वो भी आप नहीं दे पाए हो, तो आप इस टाइम के ऊपर पीएसबी को रूट ट्रीटमेंट के माध्यम से भी अपने खेतों के अंदर पहुंचा सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है आपको, लगभग 250 से 300 ml 4 से 5 लीटर पानी के अंदर मिला के और फिर अपनी जो ये नर्सरी हमने उखाड़ी ना उसके जड़ों को थोड़ा डुबो के और अपने खेतों के अंदर लगाओगे तो कहीं ना कहीं जो ये बैक्टीरिया है ना हमारे खेतों के अंदर चले जाएंगे, तो जमीन के अंदर जो पड़े हुए फास्फोरस जो फिक्स हुआ फास्फोरस है ना उसको वो सक्रिय करेगा, उसको घुलनशील करेगा, आपको पौधों को वो अट्रैक्ट कराएगा। फिर बात आती है भैया हमें नर्सरी ट्रांसप्लांट करने के बाद फिर हमें कौन सा खाद देना है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलकर जो हम ये खाद डालेंगे उससे क्या होगा कि हमारे जो धान के अंदर निकलने वाले टिलर्स हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। तो जैसे ही हम अपने खेत के अंदर धान का ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो पहला काम अपन को करना होता है भैया जो पानी भरा हुआ है ना हमारे खेत के अंदर उसमें हमें प्रीटिलाक्लोर जो खरपतवार नाशी आती है ना उसको डाल देना है। जगह जगह अपन को 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से उस भरे पानी के अंदर जगह जगह यूं ही टपका देना उसको। उससे क्या होगा पूरे खेत के अंदर वो नीचे पानी के अंदर फैल जाएगी और खरपतवारों को जर्मिनेट नहीं होने देगी। ठीक है भैया, अब हमारी फसल जैसे लगभग 7 दिन से और 10 दिन की अवस्था के अंदर आती है उस टाइम के ऊपर हमें पहली खाद उर्वरकों की डोज देनी होती है। अब वो डोज कौन सी देनी होती है, उसके अंदर आपको लगभग 1 एकड़ जमीन के अंदर 1 पूरा बैग यूरिया का ले लेना होता है। 10 किलो आपको 21% वाली जिंक ले लेनी होती है। 5 किलो से लेकर 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से डोज बता रहा हूं मैं आपको मैग्नीशियम सल्फेट ले लेनी होती है। इसी के अंदर आपको 5 किलो से 8 किलो फेरस सल्फेट भी ले लेनी होती है। साथ ही इसके अंदर आपको 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से क्लोरोपाइरिफॉस भी मिला लेनी होती है। इन सभी चीजों को मिला के खाद के अंदर यूरिया में अपनी खड़ी फसल के ऊपर आपको छिटक देनी है और ऊपर से आपको हल्की सिंचाई कर देनी। आगे चलकर हमें किन खादों को किस टाइम के ऊपर किस तरह से उपयोग करना है वीडियो के माध्यम से मैं बताता रहूंगा। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक भी करना है, दूसरे किसान भाई तक शेयर भी करना है। धन्यवाद।